वहाँ क्या कुछ देख कर आ रहे हैं, इसलिए भी समझना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज़, हम लोकतंत्र के लिए अगर हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि विमर्शी लोकतंत्र है। आप वहाँ पे बातचीत करेंगे, और बातचीत का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी मन की बात सुना दें। राहुल गांधी जी की जो पूरे भारत जोड़ो यात्रा 1 या फिर जिसको अभी हम लोग 2 कह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही कि वो लोगों की सुनते हैं, और सुनते हुए, यानी कि जिस आज भारतीय लोकतंत्र की जो पूरी स्थिति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में बनी कि हमें सुननी नहीं है, हमें केवल एक पक्षी रूप से अपने आप को सुना देना है, जनता की क्या इच्छा है वो नहीं पूछना है, उस पूरे चीज़ को, पर्सपेक्टिव को बदला है। इसलिए जो वो नफरत की दुकान का जो पूरा मामला है इस समय, चूंकि देश में नफरत की खाई को इतना ज़्यादा खड़ा कर दिया गया, बड़ी दुखद स्थिति होती है जब नेहरू जी पर टिप्पणी करते हैं। आज अगर इस देश ने जो है कि इतना बड़ा सा जो है कि चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट चल रहा है अगर, तो सोचिए कि हम लोग इसरो का डेवलपमेंट वहाँ से बैलगाड़ी से के ज़माने से किस तरह से वो एक एक कड़ियों को जुड़ते हुए देखा है हम लोगों ने। तो वो वहाँ से वो यात्रा शुरू होती है, बैलगाड़ी से लेके ये यात्रा आज चंद्रमा तक पहुँची है। तो इसमें आप अब नेहरू जी को आप नहीं स्वीकार कीजिए, हमें तो अभी भी बहुत गर्व है इस चीज़ का कि देखिए नेहरू जी ने वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट को कितना बल दिया था। और आज स्थिति यह है कि जहाँ पे एक उड़ीसा में जो एक दुर्घटना घटी, वहाँ पे शवों को रखा गया था, उस घर को जो है कि तोड़वा दिया गया। दिल्ली में देखिए, दिल्ली एनसीआर में अभी एक तथाकथित धर्मगुरु घूम रहे हैं, और वो जो है कि कह रहे हैं कि वो भूत भगाने का काम कर रहे हैं। उसको तमाम केंद्रीय सत्ता तंत्र के सत्ताधीशों का मिला हुआ है, चूंकि वो भी एक बंटवारे के राजनीति वाले पे बयान देते हैं कि यूसीसी अनिवार्य चीज़ है। तो ये जो देखिए नफरत के खाई को पैदा करने के लिए, चूंकि राहुल गांधी उसको मिटाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और तमाम सत्ता तंत्र नए नए पात्र लाके खड़ा कर रहा है कि अगर चलिए पुराने लोगों पे विश्वास ना हो तो कुछ नए नए लोगों को लाके खड़ा कर दीजिए, और उनके माध्यम से फिर से समाज में जो है कि एक खाई को बांटने का प्रयास कीजिए। लेकिन जो चीज़ें मैंने देखा राजस्थान के संदर्भ में, मैं जरूर कहूँगा कि वहाँ पे लोगों ने इसको पूरी तरह से अस्वीकार किया है। और ये चीज़ हम लोगों ने देखा है, दंगे, वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई दंगे कराने के पूरे प्रयास हो रहे थे रामनवमी के समय में, बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहा था, लेकिन प्रशासन अपने तरफ से बिल्कुल जो है कि वो स्ट्रिक्ट था, लोग भी अपने तरफ से बिल्कुल जो है कि वो कहते हैं कि मोहब्बत का पैगाम लेके बैठे हुए थे कि हम कभी लड़ेंगे नहीं, मिल के रहना है तो मिल के रहना है। ये जो बड़ी स्थितियां हैं, इन्होंने राहुल गांधी और देश की राजनीति को बिल्कुल एक अलग सा जगह पे पहुंचा दिया है। दूसरी चीज़ देखिए, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि देखिए राजस्थान तो हम लोगों को दिख ही रहा है वहाँ पे कि कांग्रेस ने पूर्व की गलतियों से अब सीख भी लिया है। जैसे पंजाब के प्रकरण में जो निर्णय लेने में जो विलम्ब की स्थिति बनी थी और अचानक से जो हम लोग परिणाम देखा, वो गड़बड़ी देखिए इन्होंने एक तरह से कर्नाटक के चुनाव से पहले वहाँ पे जो एक मतभेद की स्थिति आ रही थी उसको देखिए, उन खबरों को पूरी तरह से निराधार बना के पार्टी को एकजुट किया। वो स्थितियां राजस्थान में भी दिख रही हैं, यहाँ पे भी अब बिल्कुल एक मजबूती के साथ पार्टी लड़ते हुए नजर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसके ऊपर लोगों का ध्यान कम जा रहा है, जहाँ पे अमित शाह जी ने जो है कि चाणक्य ने सबसे ज़्यादा मेहनत किया है महाराष्ट्र के मामले पर, वहाँ के तमाम लोगों से मेरी बातचीत हो रही है और सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े नहीं छुपाएगी। और अगर ये स्थितियाँ ऐसी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में जब उसमें लड़ा था तो वो 13 सीट लेके आए थे। तो आप सोच के देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में अगर हम लोग देखें, हालांकि बिल्कुल मैं टंडन साहब की इस बात से सहमत हूं कि 2019 जो है कि मानक नहीं बनेगा, लेकिन जो 302 का सीट है वो कहाँ से आया था और किस तरह से वो टूटता हुआ दिख रहा है, वो जो पूरा किला टूटता हुआ दिख रहा है कि 41 था पिछले बार और अब लोग कह रहे हैं कि 10 सीट असंभव वाला मामला है भारतीय जनता पार्टी के लिए नए परिप्रेक्ष्य में। तो इसको मेकअप कहाँ से करेंगे वो? आप नुकसान में महाराष्ट्र में, आप नुकसान में कर्नाटक में, राजस्थान में, क्योंकि आप हर जगह आप 100/100 वाले नंबर पे थे और वहाँ से आप भारी नुकसान की स्थिति में जा रहे हैं। तो इसलिए जो आपका ऊपर का जो हेडिंग है कि मुश्किल में पीएम मोदी, वो नंबर्स के आधार पे हैं, मुश्किल में पीएम मोदी वो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के आधार पे हैं। क्योंकि देखिए कहाँ पहले एक ज़माने में कांग्रेस के लंबे पीरियड को जिसको लेके आप हमेशा कोसते रहते हैं, 55 लाख करोड़ का कर्ज था और उसको आपने सीधे सीधे 155 लाख करोड़ में बदल दिया। आप सोच के देखिए 9 वर्ष जो प्रधानमंत्री ने, हमें याद है 2014 का उनका एक भाषण, वो कहते थे 60 साल बनाम 60 महीने। तो 60 साल बनाम जब 9 वर्ष की एक तस्वीर खींचते हैं तो 60 वर्षों में कितनी एक स्वर्णिम सी तस्वीर हम लोगों को दिखी अर्थव्यवस्था की। और इस 9 वर्ष में आरबीआई को स्वयं कहना पड़ रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कम से कम 12 से 15 वर्षों तक पीछे जा चुकी है। और वो आरबीआई, वर्तमान के आरबीआई के ये आंकड़े हैं, ये कोई भारत सरकार के आंकड़े हैं ये। तो ये स्थितियां बहुत ही चिंतनीय स्थिति, इसलिए देश कहीं न कहीं परिवर्तन की तरफ अग्रसर है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के दलों की बड़ी जिम्मेवारी है कि वो काफ़ी सावधानी के साथ एक मैनिफेस्टो को तैयार करें, उनके क्या मूलभूत प्रारूप हों, किन बिंदुओं पे क्या ऐसे एक एजेंडा बनाना है, उसके तरफ आगे बढ़ना उनके लिए बड़े एक जिम्मेदारी की स्थिति। चूंकि देखिए अभी तो हम लोगों ने देख लिया
मैं एक लाइन और कहूँगा, मैं कभी ईडी के चार्जशीट को नहीं पढ़ा करता था, लेकिन मैंने अभी जब शराब घोटाला वाला जो चार्जशीट दाखिल हुआ छत्तीसगढ़ के, उस ईडी के चार्जशीट के हज़ारों पेज में, लेकिन कुछ पेज मैंने पढ़े ना, ईडी का वो चार्जशीट बिल्कुल मनोहर कहानियों की तरह दिखता है। आप जब आरोप को साबित नहीं कर पाते हैं तो आप कहते हैं कि उसके ऊपर नकली पट्टी थी, उसके ऊपर ये था, उसके ऊपर ये था। तो सोच के देखिए, कहने का मेरा आशय ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा तय नहीं कर पाती है, अपने एजेंसियों के ऊपर भी दबाव लगा के मुद्दे के लिए जो एक चार्जशीट दाखिल कराती है, तो उसमें आपको लॉजिक कहीं नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल अतार्किक ढंग से वो कहीं न कहीं मनोहर कहानी की कथा की तरफ चली जा रही है। बीजेपी के पास संकट ये है कि वो हिंदुत्व का मामला जिस स्तर पे वो चलाना चाहते हैं वो चलने नहीं जा रहा है,